हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी सेकंड क्लास है जो इंग्लिश ग्रामर के लिए हमने बेसिक्स है एक बैच चला रखा। फाउंडेशन बैच हो गए जो बिल्कुल बेसिक्स से होगा, जीरो से हीरो तक। देखिए, इसमें एक क्लास होगी आज, उसे थोड़ा क्विक रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने बताया था इंग्लिश के बारे में, है नहीं, इंग्लिश है क्या, इसे कैसे कैसे आगे हम पढ़ के चलेंगे अपने बैच में। तो देखिए, एक बार फिर क्विक रिवीजन करा दे। देखो, कल अब हमने बताया था इंग्लिश, यानी कि हम पढ़ के चल रहे हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश है क्या, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश। देखो, इंग्लिश इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हिंदी अपनी एक भाषा है, तो इंग्लिश भी एक अपनी भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट, यानी कि उसे सीखना जरूरी पड़ेगा। जैसे इंग्लिश की वर्णमाला है ABCD, अपने 26 लेटर। ये 26 लेटर, ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी कि 26 लेटरों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी सबसे पहले क्या है, वर्णमाला हमें सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो लैंग्वेज पे कमांड बन सकेगी। देखो, तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब हम कहने लगे व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की बेसिक इकाई है क्या। तो ये वर्णमाला, यानी कि अपनी जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट, उसके जो 26 लेटर है, ये लेटर ही तो अपनी बेसिक यूनिट है। यानी कि यहाँ पे लिखो लेटर। तो यह है बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश। अब देखो, जो 26 लेटर है, कोई एक वर्ड बनाओ, कुछ भी। जैसे हमने बनाया बीट। तो अब देखो, इस बीट वर्ड में 1 2 3 4 4 लेटर्स है, यानी कि लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड। अब देखो, जैसे हमने बीट वर्ड बनाया तो इसमें 4 लेटर है, 4 लेटरों का ही एक ग्रुप क्या बन गया, एक वर्ड। यानी कि वर्ड की डेफिनेशन है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे यहाँ पे बीट बनाया है, तो बीट वर्ड में देखो 1 2 3 4 4 लेटर है, 4 लेटरों का एक ग्रुप ही वर्ड, एक वर्ड क्या कहलाएगा, एक वर्ड्स। तो देखो, वर्ड्स की डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ लेटर। अब देखो, जो ये लेटर है हमारे, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो वर्ड्स बोल लो, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। और जो वर्ड्स है इनको 8 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इंग्लिश के जितने भी जो वर्ड होंगे उन्हें क्या है, 8 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नाउन, प्रोनाउन। ये तो देखो, ये वर्ड हो गए नाउन। या होगा प्रोनाउन, या होगा एडजेक्टिव, या होगा एडवर्ब, या होगा वर्ब, या प्रीपोजिशन। कंजक्शन। और एक इंटरजेक्शन। देखो, आप न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी दीवार पे कहीं पे भी जो वर्ड लिखे पाएंगे, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही होंगे। या तो इन्हें बोल लो देखो, या तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स, या तो इनको वर्ड्स बोल लो या इनको बोल लो 8 पार्ट ऑफ स्पीच।
यानी कि जो ये वर्ड्स हैं ना 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो वर्ड की बेसिक जो डेफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स से ही मिलकर क्या बनाए वर्ड। और जो वर्ड हैं इनको कितने पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में। यानी कि हम कहीं पे भी जो मीनिंग पढ़ेंगे या कोई भी वर्ड पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सही होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब वर्ब होगा या प्रीपोजिशन कंजक्शन या इंटरजेक्शन। यानी कि इंग्लिश के जो भी वर्ड होंगे वे 8 ही होंगे, जो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए। तो देखो अब इनके इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग चैप्टर भी है। जैसे कि हम नाउन का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोनाउन का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का अलग से, एडवर्ब का अलग से, वर्ब का अलग से, प्रीपोजिशन का अलग से, कंजक्शन इंटरजेक्शन का अलग से। इनके साथ साथ ही पर हम यहाँ पे ग्रामर में जो पढ़ के चलेंगे और अलग चैप्टर भी है अपने। जैसे यहाँ पे देखो, एक चैप्टर आता है यहाँ पे, अब देखो इंग्लिश को सीखने के लिए एक आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये देखो, ये 8 चैप्टर तो पढ़ेंगे हम, जो पार्ट ऑफ स्पीच है अपनी, यानी कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इन्हें तो हम पढ़ के ही चलेंगे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, इनके अलग अलग चैप्टर भी है जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे अपनी ग्रामर में। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक अपना चैप्टर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टेंस का भी चैप्टर आता है अपना इंग्लिश में ही, जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के चलेंगे। उसके बाद में एक चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का भी एक चैप्टर है। क्वेश्चन टैग से बाद में देखो एक्टिव पैसिव का भी एक चैप्टर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक चैप्टर है। एक आर्टिकल का चैप्टर है। एक है नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर। देखो ये फुल ग्रामर के चैप्टर है अपने, जिन्हें हम पढ़ के चलेंगे। अब देखो इंग्लिश को सीखने के लिए जो जरूरत पड़ेगी हमें, एक तो ग्रामर की, और एक वोकैबुलरी। देखो इंग्लिश को सीखने के लिए एक तो ग्रामर की हमें जरूरत पड़ेगी, के साथ साथ ही वोकैबुलरी की। अब ग्रामर में देखो हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, 8 तो पार्ट ऑफ स्पीच ये, यानी कि नाउन प्रोनाउन। और उसके बाद में ये इधर चैप्टर है जो, इन्हें भी पढ़ के चलेंगे, यानी कि पूरे 15 चैप्टर पढ़ के चलेंगे। तब जाकर हमारी ग्रामर क्या है, अच्छे से होगी। उसके साथ साथ ही हमें क्या पढ़ के चलना, वोकैबुलरी यानी कि मीनिंग कोर्स बढ़ा कर चलना। अब मीनिंग कोर्स में भी देखो, मीनिंग कोर्स में भी अपना क्या आता है, देखो मीनिंग कोर्स में भी क्या आता है, एक तो एंटोनियम, एक सिनोनियम, ईडियम फ्रेज भी देखो मीनिंग का ही एक पार्ट है, ईडियम फ्रेज। जैसे मुहावरे हिंदी में नहीं होते हुए, ऐसे ही इंग्लिश में भी मुहावरे होता है, ईडियम फ्रेज। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अपना क्या है, वर्ड मीनिंग का ही, यानी कि वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है।
इसमें कुछ फ्रेज भी आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो भी मीनिंग का एक चैप्टर है, वो पार्ट है। और नॉर्मल मीनिंग तो है ही अपनी वोकेबलरी। जैसे अपना लिटरेचर की एक बुक हो, उसमें से कहीं पे भी लिटरेचर पढ़ रहे हो, उसमें से जो मीनिंग हो वो छोड़ो, और जो नहीं मीनिंग है उन्हें नोट्स में उतारो, और डिक्शनरी में से उतार के अपना याद करो। ये नॉर्मल मीनिंग तो है ही। देखो ये सारा का सारा मीनिंग का ही पोर्शन है ये वाला। ये मीनिंग का पोर्शन है, ये सारे के सारा ग्रामर का पोर्शन है। अब ग्रामर देखो, इंटरमीडिएट लेवल पे हम क्या पढ़ के चले हैं वहाँ पे, ओनली इंटरमीडिएट लेवल पे जो हम पढ़ के चले हैं वहाँ पे, एक तो टेंस पढ़ा दिया जाए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसलिए हमसे क्या है, अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ पे देखो पूरी इंग्लिश सीखने के लिए ये चैप्टर सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद ये सारे चैप्टर सीखने पड़ेंगे, जबकि इंटरमीडिएट लेवल पे हमें टेंस पढ़ा दिया जा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि पास होने का जुगाड़ करवा दिया जा। अब इंग्लिश वहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जा, जब पूरी इंग्लिश सीखनी होगी तो उसके 3 चैप्टर के साथ साथ ये सारे के सारे चैप्टर अच्छे से सीखने पड़ेंगे, तभी तो उसके बाद इंग्लिश आएगी। और उसके साथ साथ ये अपना वोकेबलरी का पोर्शन है ये वाला। जब इसे अच्छे से रटोगे तो वोकेबलरी भी को कोर्स भी क्या है, अच्छे से बढ़ेगा। तो हमें पता है इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर का ये पोर्शन तो चाहिए, उसके साथ साथ मीनिंग कोर्स भी अपना पढ़ा हुआ है, यानी कि मीनिंग कोर्स भी चाहिए उसके साथ साथ। देखो इतना तुम्हें पढ़ा यहाँ पे क्या है, पढ़ा के चलेंगे, ये पूरा का पूरे ग्रामर का पोर्शन है, और ये वोकेबलरी का अपना। अब इसके बाद देखो, वर्ड से ही मिलकर बनते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखो क्या है। यदि मैं लिखूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कोई, देखो सेंटेंस की डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सही है। देखो डेफिनेशन है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड हाफ डेफिनेशन है, फुल डेफिनेशन नहीं। फुल डेफिनेशन है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ग्रुप वर्डों का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल भी हो, यानी कि जिसका अपना एक मीनिंग भी आता हो। जैसे देखो, इस वाले इन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनका अपना एक मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। वर्ड का देखो, ही मने है, इज मने है, वेरी मने बहुत, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, बॉय माने लड़का, यानी कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, और इसका अपना एक मीनिंग भी आ रहा है यहाँ पे। तो देखो ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ये 1 2 3 4 5 वर्डों का एक ग्रुप भी है और मीनिंगफुल भी है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस की डेफिनेशन है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो इसकी फुल डेफिनेशन है, सेंटेंस की डेफिनेशन है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका अपना एक मीनिंग भी आता हो। जैसे कि सेंटेंस में देखो यहाँ पे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत बुद्धिमान लड़का है। देखो 5 वर्डों का एक ग्रुप भी है ये, और मीनिंगफुल भी है, इसका अपना एक मीनिंग भी आ रहा, इसीलिए हमेशा क्या कह के चल रहे हैं यहाँ पे, सेंटेंस। और उसके साथ साथ देखो वहाँ पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए उसके साथ, जहाँ पे भी एक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सेंटेंस को वहाँ पे ही कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो देखो, अब यदि मैं उसी से एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो यहाँ पे भी लिख दूँ, यदि मैं ऐसे लिखूँ, इज बॉय इंटेलिजेंट, ही वेरी। अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, 1 2 3 4 5, यही 5 के 5 वर्डों का एक ग्रुप ये है, और फुल स्टॉप भी है इसके बाद में। पर देखो इसे हम सेंटेंस बोलेंगे, और इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ मीनिंगफुल भी है,
और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है पर मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। ये पढ़ के देखो, इज बॉय इंटेलिजेंट, ही वेरी, यानी कि इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन है वो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए, यानी कि उसका अपना एक मीनिंग भी आना चाहिए। इसलिए इसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ मीनिंगफुल भी है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है पर ये मीनिंगफुल नहीं है, इसीलिए सेंटेंस नहीं है। तो ठीक। देखो और सेंटेंस से ही बनता है पैराग्राफ अपना। कभी पैराग्राफ देखे होगे तुमने कहीं पे भी? उसमें सेंटेंस ही होते हैं 5 10। ये जो बड़ा पैराग्राफ होगा तो ज़्यादा सेंटेंस, कम हो छोटा पैराग्राफ होगा तो कम सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस से मिलकर बना है पैराग्राफ। जैसे आप बोल लो स्पीच, बात एक ही है। तो देखो अब तुम्हें पता लग गया होगा इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। इतनी सारी तो ग्रामर सीख के चलेंगे, ये सारे के सारे चैप्टर, इधर ले भी चैप्टर, उधर ले पार्ट ऑफ स्पीच, जो है 8 वर्ड। ये 8 जो ये वर्ड होते हैं 8 कैटेगरी में पार्ट दिया गया है इन्हें। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे जो यहाँ पे। इसके साथ साथ ये वोकेबलरी का पोर्शन भी अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे हाँ हम इंग्लिश सीख सकें, इंग्लिश हमारी ठीक है। अब आइए अपने जो है कल वाली क्लास है जो वहाँ पे चलते हैं। देखो टेंस की डेफिनेशन थी थोड़ी। टेंस ओनली समय, समय बोल लो या काल, बात एक ही है। इसकी डेफिनेशन है, देखो समय में यहाँ पे जब हम टेंस पढ़ाओगे यहाँ पे एक्शन नहीं होने का, यानी कि सब्जेक्ट तो होगा यहाँ। भाई यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे जब इस टेंस में जब सेंटेंस बनेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट तो होगा, बट नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होने का। बट नो एक्शन का मतलब कोई एक्शन नहीं होने का यहाँ पे। यानी कि हम टेंस पढ़ेंगे जब, तो टेंस में यहाँ जो सेंटेंस बनाओगे हम, उनमें सब्जेक्ट तो होगा ही, पर यहाँ पे एक्शन नहीं होने का। और जब इन्हीं का ही टेंस के फॉर्मेशन करेंगे हम, और इनका फॉर्मेशन करके 12 सेंटेंस जो पढ़ेंगे वहाँ, वहाँ पे समय के साथ साथ कार्य भी होगा। पर यहाँ पे अब से जो टेंस पढ़े हम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनमें ओनली समय समय के बारे में पढ़ के चलेंगे। और इनके टेंस में जो इनके सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट तो होगा पर एक्शन नहीं होगा। देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में कल भी पढ़ा दिया था। प्रेजेंट टेंस हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, एक बार फिर लिख लो। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। क्योंकि टेंस माने हमने बताया काल या समय, बात एक ही है। देखो इसकी पहचान हो यहाँ पे है, हूँ, हो। हिंदी में तो जहाँ पे भी हैं हूँ हो लिखा पा रहा वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी। साथ ही थे जहाँ पे भी लिखा पा रहा हिंदी में तो वहाँ पे पास्ट की बात हो रही होगी। और गागी के जहाँ पे भी हिंदी में लिखा पा रहा वो फ्यूचर की बात हो रही होगी। हमें पता देखो 3 टेंस है, यानी कि समय हमारे पास 3 है। प्रेजेंट वो है जहाँ पे भी कोई वस्तु या व्यक्ति जहाँ पे भी उपस्थित हो, जैसे तुम यहाँ पे क्लास में उपस्थित हो तो प्रेजेंट तुम्हारा यहीं पे ही है जहाँ पे भी तुम उपस्थित हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट में हूँ तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहीं प्रेजेंट हूँ, तो मेरा प्रेजेंट यहीं पे। तो प्रेजेंट वहीं पे होता है जहाँ पे उपस्थित हो वस्तु या व्यक्ति, का प्रेजेंट वहीं पे होगा। पास्ट वो होगा देखो जो अब से पीछे का सारा समय है, जैसे तुम कक्षा 12 में थे, या 1 वर्ष के थे, 2 वर्ष के, 5 वर्ष के, वो पीछे वाला समय सारा होगा पास्ट का। पास्ट टेंस यानी कि पास्ट का समय, पास्ट का समय या काल। भविष्य होगा जो आगे आने वाला समय है, वो सारा का सारा भविष्य होगा। जैसे कल तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, या कल तुम कलकत्ता में होगे, दिल्ली में होगे, जहाँ पे भी होगे कल होंगे। देखो हिंदी में तो यहाँ से पहचान होगी, इंग्लिश में पहचान होगी इसकी इज, एम, आर। जहाँ पे भी देखो ये जमार लगा हुआ आ रहा है इंग्लिश में, तो समझ जाइए वहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में रहकर बातें कर रही है।
या है हूँ हो लगा पा रहा तो समझ जाइए वहाँ पे प्रेजेंट की बातें चल रही। इंग्लिश में देखो वाज वर, जहाँ पे भी देखो वाज वर इंग्लिश में लगा हुआ है पारा किसी सेंटेंस में, तो समझ जाइए पीछे जो पहले वाला समय था, जो पास्ट में पीछे गुजर गया, उसके बारे में बातें हो रही। यथार्थी थे भी जहाँ पे हिंदी में सेंटेंस में लिखा हुआ पारा, समझ जाइए पीछे वाले समय की बात हो रही। विल शैल, जहाँ पे भी देखो विल शैल लगा पाएगा, समझ जाइए आगे आने वाले समय की बात हो रही, यानी कि फ्यूचर के बारे में बातें हो रही जो आगे समय आएगा। या विल शैल लगा पाएगा, या हिंदी में गागेगे। ये तीन सपने समय हैं। इनमें से प्रेजेंट समय के बारे में पढ़कर चले हम। यहाँ पे समय तो होगा पर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होने का। सब्जेक्ट तो होगा उस सेंटेंस में पर एक्शन नहीं होने। जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव था, एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, इनके बारे में बता दिया। प्रेजेंट में हम किसी भी बात को कहने के चार तरीके हो, या तो किसी को एफर्मेटिव के तरीके से कहा जा सका है कोई बात, या नेगेटिव के तरीके नेगेटिवली, या इंट्रोगेटिव तरीके से, यानी कि किसी से क्वेश्चन जवाब मांगना हो यस नो में, या फिर फोर्सफुली उस पर स्पोकन में ही जवाब मांगना हो। जैसे एक बार इन्हें भी देख लो, एफर्मेटिव का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी टेंस में रह गए, किसी भी समय में न रह गए, बात को चार प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो देखो एफर्मेटिव तरीके से, यानी कि किसी बात को पॉजिटिवली कहो, सकारात्मक रूप से, एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। या दूसरा है नेगेटिवली तरीके से कहो बात को, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। या तीसरा है सिंगल इंटरोगेटिव तरीके से कहो। या चौथा है डबल इंटरोगेटिव तरीके से, यानी कि अब देखो किसी भी समय में रहेगा, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, हम बात को चार प्रकार से बोल सका, यानी कि चार प्रकार से रिप्रेजेंट कर सका है। अपने कहने का तरीका चार प्रकार से हो सका है। या तो अफर्मेटिवली तरीके से कहो किसी बात को, जैसे हम यहाँ पे मान के चलो बोलना चाह रहे हैं, राम अच्छा है। या फिर नेगेटिवली तरीके से बोलना हो या नेगेटिव बात करनी, तो राम अच्छा नहीं है। या फिर सिंगल इंटरोगेटिव का तरीका होता है जब किसी से कोई बात कह रहे हो और उसका आंसर हम यस नो में मांगना चाह रहे हो। जैसे हम यहाँ पे लिखे तो क्या राम अच्छा है। क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके बाद में, सिंगल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का तरीका का ये होगा जब हम किसी से आंसर मांग रहे हो और यस नो में ना मांग रहे हो, उसे कुछ स्पोकन में ही मांग रहे हो, यानी कि उसे कुछ ना कोई रीजन बताना पड़े हमें। जैसे कि यहाँ पे देखो राम अच्छा क्यों है। देखो हमने बताया प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट हो या फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट का समय हो या पास्ट का या फ्यूचर का, अपनी बात को रखने के चार तरीके हैं। या तो अफर्मेटिव तरीके से बात को कहो, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं राम अच्छा है, तो राम अच्छा है तो अच्छा है, यानी कि किसी के बारे में पॉजिटिव बात चल रही है, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक बात हो रही है। या फिर कहो राम अच्छा नहीं है, तो जहाँ पे भी देखो नेगेटिव बात होगी वहाँ पे नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे नहीं का मतलब होता है नोट या नेवर लगा पाएगा, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं अपने सारे। नोट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सारे नेगेटिवली वर्ड होते हैं। जहाँ पे भी देखो नहीं लगा पा रहा तो वो होगा नेगेटिव, यानी कि अपनी बात को वहाँ पे बातें नेगेटिवली तरीके से की जा रही है। अब जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगेंगे, ये क्या क्यों कहाँ कब कैसे, ये डबल एच फैमिली वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड बोल लो इन्हें। जब शुरू में क्या क्यों कहाँ क्वेश्चन वर्ड लगे रहेंगे और उसके बाद में रहेगा क्वेश्चन मार्क, ये निशान होता है क्वेश्चन मार्क का, और ये क्वेश्चन वर्ड हो क्या क्यों कब कहाँ ये। तो जब देखो शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगे रहेंगे तो वहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होंगे और उसका जवाब भी हम यस नो में मांग रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पे पूछे क्या राम अच्छा है, तो हम बोल सके अगर अच्छा है तो यस और नहीं है तो नो, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सका है यस नो में।
तो सिंगल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वे यस नो यानी कि क्वेश्चन वर्ड होंगे, यानी कि उनका जवाब हम यस या नो में दे सकें यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या राम अच्छा है, तो तुम यहाँ पे यस भी कह सको, नो भी। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा और क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कहाँ कब ये अपने क्वेश्चन वर्ड आएंगे बीच में, तो वो होगा डबल इंटरोगेटिव। इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, स्पोकन में ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगले वाला जो है वो रीजन पूछना चाह रहा कुछ ना कुछ, तो उसे बताना ही पड़ेगा। जैसे कि राम अच्छा क्यों है, तो हम इसका जवाब देखो यहाँ पे पढ़ के भी देखो अपने आप, यस नो में नहीं दे सकते। राम अच्छा क्यों है उसका रीजन ही बताना पड़ेगा, राम अच्छा क्यों। ही इज वेरी काइंड पर्सन, सो वी दैट से दैट राम इज ए गुड बॉय। तो देखो, अब हमने बताया देखो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अपनी बात को कहने के चार तरीके हैं। अफर्मेटिव की पहचान ऐसे होगी, नेगेटिव की तो पहचान ऐसे होगी जिसमें नोट लगा हुआ होगा वो नेगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान ये होगी जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ रहे क्या क्यों कब कहाँ, वो सिंगल इंटरोगेटिव। जिसमें बीच में क्या क्यों कब कहाँ आ रहे वो डबल इंटरोगेटिव। देखो, जिसके बीच में डबल क्या क्यों कब कहाँ यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ रहे वो डबल इंटरोगेटिव होगा। के शुरू में क्या क्यों आ रहे वो सिंगल इंटरोगेटिव, और जिसमें नहीं आ रहा वो नेगेटिव। और जिस सेंटेंस में ना तो नहीं है ना शुरू में क्या क्यों और ना बीच में ही क्या क्यों, वो है एफर्मेटिव। एक बार फिर सुनो, देखो एफर्मेटिव की पहचान ऐसे होगी, ना तो उसमें नहीं लगा पाए, क्योंकि जिसमें नहीं लगा पाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। शुरू में क्या लगा पाएगा वो सिंगल इंटरोगेटिव, और बीच में क्या क्यों तो डबल इंटरोगेटिव। और जो एफर्मेटिव है ना तो उसमें बीच में क्या क्यों लगा पाए, ना शुरू में क्या क्यों और ना नहीं, तो वही तो एफर्मेटिव होगा। क्योंकि एफर्मेटिव में न तो नहीं लगा पाए, जो नहीं लगा पाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो क्या क्यों है वो सिंगल इंटरोगेटिव में लगा पाएगा, वो एफर्मेटिव में नहीं लगा पाए। और बीच में क्या क्यों वो डबल इंटरोगेटिव में, तो इसका मतलब ये है ना तो एफर्मेटिव में बीच में क्या क्यों पावे ना शुरू में ना नहीं, इसलिए वो एफर्मेटिव। अभी हमने देखो कल पढ़ा दिया एफर्मेटिव। जैसे इसकी पहचान करो सेंटेंस की, एक सेंटेंस देखो जैसे यहाँ पे, भारत एक ग्रामीण देश है, ना तो इसमें नहीं है, अगर नहीं होता तो ये कौन सा हो जाता नेगेटिव। अगर इसके शुरू में क्या क्यों आता है यहाँ पे क्या क्यों कब कहाँ कौन सा, तो ये हो जाता सिंगल इंटरोगेटिव। अगर इसके बीच में क्या क्यों आता तो ये हो जाता डबल इंटरोगेटिव। ना इसके बीच में क्या क्यों है ना शुरू में ना नहीं है, तो इसलिए एफर्मेटिव। देखो यहाँ तक कल हो गया था, जो पीछे क्लास गई कल उसमें होगा एफर्मेटिव। अब आज पढ़ेंगे नेगेटिव। तो देखो, इंग्लिश में हमने नंबर बताए थे, इंग्लिश में नंबर हो हमारे पास दो। एक तो नंबर होते हैं इंग्लिश में दो, एक तो सिंगुलर, सिंगुलर बोलेंगे एक को, एक वस्तु हो व्यक्ति हो या स्थान हो तो ये बोलते हैं सिंगुलर। और एक होगा प्लूरल, प्लूरल होगा मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तु वो व्यक्ति हो या स्थान हो, एक से ज़्यादा दो भी होंगे तो दो भी प्लूरल में ही आएगा। यानी कि मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा दो, या दो प्लस का मतलब कितने भी 2000, या यानी कि मोर देन टू प्लूरल। तो यहाँ पे देखो, अब हम सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करेंगे। देखो, है हूँ होता तो पहचान हो रही प्रेजेंट की, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही क्या लगेगा, है हूँ हो। और इसकी जो तीन वर्ब है वे है इज एम आर। या है हूँ हो या इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस में लगेंगे, ऐसे इसकी पहचान होगी। है हूँ होता तो प्रेजेंट की पहचान हो गई, और नोट लगा पा रहा तो इसे हम बोल देंगे नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। देखो, पहचान होगी प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है ये, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान है हूँ होता है होगी, और नेगेटिव की पहचान होगी इसमें नोट लगा रहा। जब तुम्हें पहचान हो जाए ना ये प्रेजेंट का नेगेटिव है, तो इसका तुम्हें तुरंत एकदम स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को क्रिया, नोट को नहीं, ऑब्जेक्ट को कर्म।
देखो सब्जेक्ट, अब ये इजमार वाजवर है अपनी वर्ब, प्रेजेंट टेंस में तीन ही वर्ब है इजमार वाजवर ये वर्ब बोल लो या इजमार वाजवर, बात एक ही है। अब जो ये इज है ये लगती है सिंगुलर के लिए, जो इज वर्ब लगेगी ये लगेगी सिंगुलर के लिए। आर प्लूरल के लिए, प्लूरल हमें पता मोर देन टू हो, मोर देन वन, टू या टू प्लस। सिंगुलर होगा एक वस्तु एक चीज स्थान। और ये एम है जो ये लगती है आई के लिए, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसके लिए एम लगेगी। देखो अब जैसे पैसा ही सब कुछ नहीं है ये सेंटेंस है, तो हमें पहचान होगी इसकी प्रेजेंट की, तो यहाँ से पहचान होगी है हूँ से, और नेगेटिव की यहाँ से पहचान होगी, तो प्रेजेंट का नेगेटिव है ये। टेंस चल रही है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जब टेंस चल रही है तो टेंस में एक्शन नहीं होते, ओनली समय के बारे में बात कह दी जा, समय में रह कर बात कह दी जाएगी यहाँ पे। जैसे देखो सब्जेक्ट हमने बताया था कल, सब्जेक्ट करता वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो। सेंटेंस को पढ़ने से पता लग जाएगा पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो पैसे के बारे में बातें हो रही, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है पैसा, यानी कि मनी, तो मनी लिखो, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहले लिखना है और हमें पता सब्जेक्ट वही हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो मनी। अब सब्जेक्ट को देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, जब कभी भी देखो वर्ब लगाएंगे तो वर्ब को लगाने से पहले पहले सब्जेक्ट का नंबर देख लेंगे वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल में। देखो मनी अपने आप में सिंगुलर नंबर में है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी डी है ना, ये 26 लेटर, ये तो प्लूरल है भाई, 26 लेटर अपने आप में 26 लेटर प्लूरल है, यानी कि 26 है। अगर इसी का ही एक ग्रुप क्या हो अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट अपने आप में क्या है सिंगुलर, तो देखो 26 वर्डों का ही ग्रुप अल्फ़ाबेट बोल दिया जा रहा है, अल्फ़ाबेट हमारे पास एक ही है, यानी कि वर्ड 26 वर्डों का एक ग्रुप ही अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट हमारे पास एक है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट वर्ड है क्या है सिंगुलर, जब एक ही हमारे पास अल्फ़ाबेट है। 26 लेटर्स हाँ ये प्लूरल हो सके, जैसे यहाँ पे देखो मनी शब्द है ना, 100 रुपये 50 रुपये प्लूरल माने जा सके, पर यहाँ पे देखो जो मनी वर्ड अपने आप में ही सिंगुलर माने जा, जैसे कि अल्फ़ाबेट, वैसे 26 वर्डों का एक ग्रुप अल्फ़ाबेट वो अपने आप में एक ही अल्फ़ाबेट हमारे पास, ऐसे ही मनी अपने आप में सिंगुलर माने जा, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, यानी कि इज। और हिंदी में वर्ब ये हो तो इसका मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर इज। नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद तुरंत क्या है नोट, तो नोट भी लगा पाएगा, यानी कि फिर स्ट्रक्चर के आधार से चलो फिर नोट लगाओ, नहीं के लिए नोट। अब जो नोट से बाद में देखो यहाँ पे क्या बच गया, सारा का सारा जो भी बच गया वो ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी बच गया वो, ये देखो पैसा ही, माता ने, जो भी हो माता ही, ये सारा का सारा सब्जेक्टिव हो, यहाँ पैसा ही माता ने, ये सारा का सारा। और यहाँ पे बच गया सब कुछ, सब कुछ को लिख दो एवरीथिंग। और ये देखो पूर्ण विराम है इसके लिए लगा दो फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन ही वही है, जहाँ तक कि भी एक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप ना लग जा, वहीं पे ही एक सेंटेंस कंप्लीट मान लिया जाए, जहाँ तक भी एक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लग जाए। सेकंड में देखो बाजार में टमाटर सस्ते नहीं है, फिर देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें क्या लगना है वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट हमने बताया सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो यहाँ पे देखो अब बहुत बार क्या मान लिया जाए जो शुरू में वर्ड लिखे जाए वही सब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ सत्य नेहा, पर देखो सब्जेक्ट वो नहीं होता जो शुरू में लिखा रहे, वो हाँ बाई चांस 90% शुरू में ही लिखा पावा है तो हम समझ लें कि जो शुरू में लिखा रहा है वही सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट वो नहीं होता जो शुरू में लिखा हो, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो देखो बाजार में टमाटर सस्ते नहीं है, यहाँ पे पढ़ के देखो किसके बारे में बातें हो रही, यहाँ पे देखो टमाटर के बारे में बातें हो रही, टमाटर सस्ते है या नहीं है, तो देखो वैसे 90% वहाँ पे शुरू में ही हमें, जैसे इन तीनों सेंटेंसों में देखो यहाँ पे ना शुरू में ही क्या है इनके बारे में बातें हो रही, तो इसलिए हम मान लें कि जो शुरू में लिखा रहा है वही सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट वास्तविकता में वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो। जैसे सेंटेंस को पढ़ने से पता लग रहा है बाजार में टमाटर सस्ते नहीं है, तो टमाटर के बारे में बातें हो रही है वे सस्ते है या नहीं है।
और जिसके बारे में भी बातें हो रही वो है वो है हमारा सब्जेक्ट। तो देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो हम सब्जेक्ट ही पहले लिखेंगे ना यहाँ पे। तो लिखो टोमेटो। अब देखो जैसे कि यहाँ पे देखो बॉय गर्ल कुछ भी लिखो, अब ये है सिंगुलर में। यदि इनका प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे देखो एस जोड़ना पड़ेगा। जैसे बॉय में क्या जोड़ दो, एस, तो ये बॉयज बन गया प्लूरल। गर्ल में भी क्या जोड़ दो, एस, तो प्लूरल। यानी कि हमें पता लग गया किसी के नाउन में एस जोड़ने पे क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा वो। जैसे कि यहाँ पे देखो टमाटो के बारे में बातें हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है वही सब्जेक्ट, वही हमने पहले लिख लिया। अब यहाँ पे यदि एस लगा दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, टोमेटोज। अगर ना लगाओ तो सिंगुलर मान लो। और बाजार में टमाटर वो सेंस के हिसाब से भी पता लग रहा है, एक टमाटर तो होगा नहीं। यानी कि यहाँ पे एस लगा दोगे तो वो तुम्हारे देखो अपने हाथ में है। यदि वहाँ पे एस लगा रहे तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के आधार से वो सेंटेंस गलत नहीं माने जा। यानी कि टमाटो एक ही अगर यहाँ पे लिखोगे ऐसे तब ये सही है। अब इज लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम पता वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने की वहाँ पे। पर हम वहाँ पे लिखेंगे टमाटोज, यानी कि ज़्यादा बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे बॉय का बॉयज बना रखा और गर्ल का गर्ल्स, यानी कि नाउन प्रोनाउन में एस लगाने पे वो प्लूरल बन जा, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया ये। तो टोमेटो देखो सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल का कैसे पता लगा, अच्छा हमें क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एस लगा हुआ आ रहा है ना सब्जेक्ट में, जैसे अभी बताया था। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट तो लिख लिया हमने, वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे। हिंदी में वर्ब ये होती है यही यहाँ पे बाद में, सबसे बाद में। तो वर्ब हमें पता प्लूरल के लिए लगेगी आर, तो यहाँ पे लिखो आर। फिर देखो स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद है नोट, तो हम भी नोट लिखेंगे। हमारा देखो नोट ये रहा है इसमें यहाँ पे, तो नोट। देखो हमें स्ट्रक्चर के आधार से ही चलना, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर उसी के आधार पर चलेंगे। जब हम सेंटेंस के नाम का पता लग जाए भाई प्रेजेंट का नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर अपने आप हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ उसके स्ट्रक्चर इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। तो नोट के बाद देखो सारा का सारा बच गया ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट बचे हैं जो भी तीन वर्ड बचे, एक तो बाजार में और एक बचा सस्ते। तो इसका मतलब देखो ये तीनों के तीनों वर्ड ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि जो भी सेंटेंस में बच रहा वही ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हमने लिख लिया टोमेटो, और ये भी लिख लिए है और नहीं। तो देखो इसमें आ रही प्रीपोजिशन ये, और हमने कल बताया था यदि जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ रही होगी ऑब्जेक्ट में तो फिर चलेंगे इधर को। अगर नहीं आ रही होगी तो ऑब्जेक्ट में तो फिर चलेंगे इधर को। अगर प्रीपोजिशन आ रही होगी तो चलेंगे इधर को, यानी कि अब इधर को चलो। पहले लिखो चीप, फिर में, फिर बाजार। यानी कि चीप माने सस्ते, और फिर में के लिए इन माने में प्रीपोजिशन है अपनी, और द मार्केट। और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, सत्य एक अचूक हथियार नहीं है, जबकि है वो। देखो जबकि सत्य एक अचूक हथियार है, पर वहां पे हमने सेंटेंस नेगेटिव के हिसाब से बना रखा। तो यहाँ पे पढ़ के देखो सत्य के बारे में बातें हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है वही सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के आधार पर हमें सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो लिखो ट्रूथ। अब देखो सब्जेक्ट तो ये हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगे, वर्ब। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को ही देख के लगेगी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखो ट्रूथ अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर वाली इज। स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद है फिर नोट, तो हम भी देखो वर्ब के बाद नोट है तो नोट लिखेंगे, ये रहा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट जरूर पाएगा वहां पे। फिर देखो नोट से बाद में वहां पे ऑब्जेक्ट बच रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे बच रहा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे बच रहे तीन वर्ड, एक अचूक हथियार। अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन है या नहीं। तो हमने देख लिया यहाँ पे में से के लिए कुछ भी नहीं है प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन नहीं है तो हम किधर को चलेंगे, हमें पता है जब प्रीपोजिशन नहीं होती हम चलाए उधर को, इस डायरेक्शन में। और जब प्रीपोजिशन हो तो हम चल लेते हैं अब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है तो पहले इसे लिखेंगे फिर इसे फिर इसे। यानी कि ए माने एक, अचूक को बोलते हैं अनफेलिंग।
जो कभी फैल ना होता हो, वही अचूक। अनफेलिंग वेपन माने हथियार। फुल स्टॉप। इससे बाद में देखो, नेहा 16 वर्ष से कम की नहीं है। सेंटेंस में स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट लिखना वहाँ पे, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे नेहा, क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही। हमने बताया जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो, सब्जेक्ट होता है वही, न कि वो जो यहाँ पर बीच में या पहले लिख रहा। जिसके बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट होगा वही। तो यहाँ पे नेहा के बारे में बातें हो रही, तो हमें वहाँ पे नेहा ही लिखना पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद देखो फिर, जब वर्ब लगेगी तो वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे, यानी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर देखो, नेहा सिंगुलर है, यानी कि एक है। तो एक है तो सिंगुलर है, क्योंकि एक वस्तु व्यक्ति या स्थान हो वो सिंगुलर होगा। जब नेहा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, इज। वर्ब से बाद में फिर देखो, स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट ही लगाएंगे हम भी, ये रहा। नेहा इज नॉट। अब 16 वर्ष से कम की, 16 वर्ष से कम की। अब कम की, देखो तुमने सुना होगा हमारी अंडर 19 टीम जा रही खेलने के लिए, यानी कि अंडर 16, अंडर 20। तो एज में कम के लिए लगेगा अंडर, यहाँ पे लिखेंगे अंडर 16, इज नॉट अंडर 16। अंडर 16 का मतलब है 16 वर्ष से कम का ही, या कम की ही। यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। अब देखो सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होंगे जिसके शुरू में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड लगे पाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। देखो ये सिंगल इंटरोगेटिव नहीं, इसे सिंगल इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा क्या लगा के शुरू, क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो और बाद में हो क्वेश्चन मार्क। देखो ये है क्वेश्चन मार्क, ये वाला जो है अपना साइन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मार्क माने हो चिन्ह या निशान। अजय क्या को क्यों कब कहाँ है ये, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ WHAT, वाट माने क्या। देखो ये तो है क्वेश्चन मार्क। मार्क माने चिन्ह या निशान, यानी कि ऐसा साइन या चिन्ह बना दो तो ये मार्क ही तो है। जैसे तुम्हें कहीं पे भी रोड पर देखोगे ऐसे मार्क बने हुए, ऐसे मार्क बने हुए, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। मार्क माने चिन्ह या निशान। यह क्वेश्चन वर्ड ये शब्द है, तो इसका नाम है, इनका नाम है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। देखो इनका नाम है क्वेश्चन वर्ड। और तुम्हें पता वर्ड माने हो शब्द, और ये है मार्क। मार्क माने निशान या चिन्ह। तो देखो क्वेश्चन वर्ड कौन से है हमारे पास, WHAT, वाट माने क्या, क्या भी अपना क्वेश्चन वर्ड है। WHO, हु माने कौन, कौन भी क्वेश्चन वर्ड है। WHERE, वेयर, वेयर माने कहाँ, कहाँ भी क्वेश्चन वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है। WHEN, वैन माने कब भी क्वेश्चन वर्ड है हमारा। WHOSE, हुज भी क्वेश्चन वर्ड है। और एक हो HOW, हाउ, हाउ माने कैसा या कैसी, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। एक चीज देखो इनमें क्वेश्चन वर्ड में, ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है ये WH से देखो शुरू हो रही है, WH छोड़ के हाउ को। तो देखो WH से शुरू होने की वजह से ना क्वेश्चन वर्ड तो बोलेंगे, पर कभी कभी ना क्या बोल दिया जाए, WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड भी बोल दिया जाता है ना। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या बोल दिया जाए, WH फैमिली वर्ड। अब WH फैमिली वर्ड इसलिए बोल दिया क्योंकि ये ज्यादातर WH से ही शुरू हो रहे हैं सारे के सारे, छोड़ के हाउ को, इसलिए ना WH फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड बोल दो, बातें की है। देखो
सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान ये है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हो, यानी कि डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहे हो अपने सेंटेंस, डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहे हो और क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहे हो, तो वही क्या होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव। और सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ये हो यस नो क्वेश्चन, यानी कि इनका जवाब हम यस नो में दे सके। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या वह आतंकवादी नहीं है, तो तुम बोल सको अगर है तो यस, नहीं है तो नो, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन। इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ब, और वर्ब हमारे पास है इजमार, यहाँ पे 3 वर्ब है हमारे पास। वर्ब से बाद में देखो फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बाद में अगर नोट हो तो नोट लिखेंगे। देखो सिंगल इंटीग्रेटिव सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, पा भी सका है तुम्हें, नहीं भी, अगर हो तो लगाओ, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, मैं नहीं मिटोर एक बार रब कर रहा है आपसे। देखो सब्जेक्ट माने होता है क्या, करता, ये तो है। वर्ब माने सब्जेक्ट माने करता, नोट माने नहीं, ऑब्जेक्ट माने कर्म, और वर्ब माने क्रिया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे है, वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नोट लगा पा तो नोट लिख देंगे, यदि नहीं है तो स्किप करके फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट में हमारे पास वर्ब 3 ही है, इज, एम, आर। और देखो ये भी हमें पता, ये सिंगुलर के लिए लगती है, सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो एक। ये प्लूरल के लिए लगती है, प्लूरल का मतलब हो मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा, दो, दो प्लस कितने भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो उनके लिए प्लूरल। और एक अंग्रेजी का वर्ड है आई, उसके लिए लगेगी एम। अब देखो सेंटेंस जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसका स्ट्रक्चर है ये, पहचान ये है हूँ से हमें पता लग जाओ प्रेजेंट के बारे में बातें हो रही। और यदि पहले देखो डबल एस फैमिली वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, उससे पता लग जाए इंट्रोगेटिव, तो इसका नाम है सेंटेंस का प्रेजेंट की पहचान, तो है हूँ से हो रही यहाँ पे। देखो प्रेजेंट की पहचान है हूँ होता होगी ना यहाँ पे, और सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान हो जाएगी अपनी, डबल एस फैमिली शुरू में लग रहे तो सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इसका नाम है प्रेजेंट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस अपना। जब कभी भी तुम्हें देखो सेंटेंस का पता लग जाए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट टेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर अपने आप माइंड में आ जाना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर तो हमें रटने ही पड़ेंगे। यह प्रेजेंट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव और उसका स्ट्रक्चर ये है, तो ऐसे बनाओगे। शुरू में देखो वर्ब लिखेंगे, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। और सिंगुलर प्लुरल हमें पता ही है, इंग्लिश में हमारे पास नंबर हो दो, वो अभी बताया था, नंबर इंग्लिश में दो हमारे पास, एक तो सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब हो एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान, और दूसरा हो प्लुरल, प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी स्थान। तो देखो वह क्या वह आतंकवादी नहीं है, और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अभी बताता है ये हो यस नो क्वेश्चन, यानी कि इनका जवाब हम यस नो में दे सके। यदि आतंकवादी है तो ठीक, हाँ, और नहीं है तो नहीं, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जो ये होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिनका जवाब हम यस नो, यस या नो में दे सकते हैं। देखो क्या वह आतंकवादी है, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, ही माने वह है, देखो ही माने वह है और सी माने वह है, दोनों ही माने भी क्या हो वह है, और सी माने भी क्या होता है वह है। ही लगता है जेंडर के हिसाब से पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, और जेंडर के हिसाब से सी माने भी वह हो, ये लगता है स्त्री के लिए। पर दोनों सिंगुलर हो, ये ही और सी याद रखियो, दोनों क्या हो, सिंगुलर। जब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी पहले, सबसे पहला में स्ट्रक्चर के आधार से है, क्योंकि हम पता सिंगल इंट्रोगेटिव में
स्ट्रक्चर के आधार से पहले क्या लगेगी, वर्ब। तो हमें सबसे पहले वर्ब लिख ली ना ये वाली, तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इज। फिर वर्ब से बाद में लगेगा सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही हो। सब्जेक्ट है देखो वह है, तो इसके लिए लिख दो ही। सब्जेक्ट से बाद में फिर देखो वहाँ पे, सब्जेक्ट से बाद में यहाँ पे नोट लग रहा, तो हम भी यदि देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट हो तो लगा दो, अन्यथा सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट मिल भी सके या नहीं भी है तो देखो लगाऊंगे यहाँ पे, है तो वर्ब के सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट है तो नोट भी लिखो। अब नोट के बाद देखो सारे के सारे वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, जितने भी वर्ड बच गए सारे होंगे ऑब्जेक्ट। में बच रहा देखो आतंकवादी, तो इसका मतलब यही वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आतंकवादी के लिए लिखेंगे टेररिस्ट, यहाँ पे लिखो टेररिस्ट, TERRORIST। तो देखो टेररिस्ट के बाद में फिर यहाँ पे देखो, यदि हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है तो हम इंग्लिश वाले में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाओगे, यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब सही है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में लिख रहे हो तब भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इंग्लिश में लिखेंगे लिखेंगे जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ही लगाओगे। दूसरा सेंटेंस देखो, क्या शिवाजी एक बहादुर शासक है, अगर है तो यस नो क्वेश्चन है, हम यस नो में जवाब दे सके। ये तो स्पोकन की बात है, पर स्ट्रक्चर जो है सिंगल इंट्रोगेटिव का हम ऐसे बनाओगे, सबसे शुरू में वर्ब लिखनी पड़े। देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही, यहाँ पर शिवाजी के बारे में बातें हो रही, तो मतलब शिवाजी है सिंगुलर यानी कि एक है, तो वर्ब भी अपनी क्या लगेगी, सिंगुलर वाली, इज पहले लिखो। ये देखो वर्ब से बाद में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें पता जिसके बारे में बातें हो रही हो, शिवाजी के बारे में बातें हो रही तो शिवाजी लिखो। शिवाजी से बाद में देखो नोट है, तो अगर हाँ हमने अभी बताया था सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें लगा है पा भी सका नहीं भी। जैसे देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पर नोट है पर इसमें नहीं है। देखो अफर्मेटिव में तो नोट पाने का नहीं, नेगेटिव में जरूर कंपलसरी नोट पाएगा, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इनमें है चॉइस, नोट लगा हुआ हो तो नोट लिखेंगे वहाँ पे, नहीं है तो छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे इसमें नोट था पर इसमें नहीं है, लगा है पा भी सका नहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पर यहाँ पर देखो एक बहादुर शासक, यानी कि नोट नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ो। अब आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो इसमें जो भी बच रहा है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट ही, शिवाजी तो हमने लिख दिए, वर्ब भी देखो ये लिख दी हमने। अब बच गया इसमें क्या, एक बहादुर शासक, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम पता यहाँ पे देखो नोट से बाद में जो बच रहा है वो ऑब्जेक्ट ही है, और यहाँ पे भी जो सारा का सारा बच रहा है वो ऑब्जेक्ट ही है, ये तीन वर्ड ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन है नहीं, यहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं, तो नहीं है तो इधर को चलेंगे, इधर को चलने का मतलब ये पहले ये लिखेंगे फिर ये फिर ये, ए माने एक, और ए माने बहादुर, और रूलर माने शासक, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे, हिंदी हो या इंग्लिश हो। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है नहीं अपने हिंदी में, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क है तो इंग्लिश में भी अपना क्वेश्चन मार्क लगाऊंगे यहाँ पे ऐसे। इसमें देखो क्या, ताजमहल इतनी सुंदर इमारत है, तो फिर देखो हमें सबसे पहले क्या लगाना, वर्ब लगानी है, और वर्ब हमें पता डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे देखो दो नंबर है ना हमारे पास इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर बोलते हैं एक व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, वो सिंगुलर, और मोर देन वन एक से ज्यादा हो वो प्लूरल। तो अब यहाँ पे देखो, यानी कि क्या ताजमहल इतनी सुंदर इमारत है, सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, ताजमहल के बारे में बातें हो रही, इसका मतलब ताजमहल एक ही है तो वर्ब भी एक वाली लगेगी यानी कि सिंगुलर वाली, और हमें पता सिंगुलर वाली वर्ब हमारे पास है इज, तो लिखो पहले इज। स्ट्रक्चर के आधार से वर्ब के बाद आ रहा सब्जेक्ट, तो हम भी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ताजमहल क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही, और हमें पता है जिसके बारे में बातें हो रही वही क्या है, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट से बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट लगाओ, है पा भी सका नहीं भी है तो तुम भी लगाओ, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। देखो इसमें नोट नहीं है तो छोड़ दो। अब इसमें बच गया इतनी सुंदर इमारत,
इतनी सुंदर इमारत ये बच गया तो यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पे देखो ये वाला जो बचा कुचा है वही तो ऑब्जेक्ट है। अब देखो यदि ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है तो हम चलते हैं इधर को, यानी कि पहले ही लिखेंगे फिर ये। पर इसमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है ही नहीं, जब नहीं है तो किधर को चलूंगा, इधर को। यानी कि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन नहीं है तो चलेंगे इधर को, इधर को चलने का मतलब है पहले ये लिखेंगे फिर ये फिर ये। तो माने हो इतना है इतनी, और सुंदर हो ब्यूटीफुल माने सुंदर। और इमारत को लिखेंगे बिल्डिंग। और क्वेश्चन मार्क, हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों के लिए लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में क्या लगेंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो अगला सेंटेंस पढ़ो, क्या तुम इस गांव के मुखिया हो। अब फिर देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें पता लग रहा है क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है अपना सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव, और वो भी सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव जब ये है तो इसका स्ट्रक्चर ये है, तो इसके आधार से चलेंगे ना हम। सिंगल इंट्रोगेटिव में शुरू में लग रहा है वर्ब, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। तो देखो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम इस गांव के मुखिया हो या नहीं हो, तो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तो तुम ही सब्जेक्ट है। और देखो यू माने होता है तुम, और ये होता है प्लूरल। यू हमेशा क्या ऑलरेडी क्या हो देखो, यू वैसे तो देखो एक बार सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यानी कि एक व्यक्ति हो उसे रेस्पेक्ट में बोल सके आप अच्छे हो, ज्यादा हो तब भी बोल सके आप अच्छे हो। यानी कि यू सिंगुलर प्लूरल होता तो दोनों है, पर इसके साथ लगती है प्लूरल वर्ब हमेशा, इसीलिए इसे क्या मान लिया जा प्लूरल। यानी कि हम एक व्यक्ति को भी बोल सके आप अच्छे हो और ज्यादा को भी बोल सके आप अच्छे हो। पर यहाँ पे देखो यू को प्लूरल इसके साथ हमेशा लगती है प्लूरल वर्ब, इसलिए इसे मान लिया जा प्लूरल यू को। तो यू प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी प्लूरल वाली लगेगी, ये वर्ब भी हो बाद में, तो वर्ब प्लूरल वाली है हमारे पास आर, या क्योंकि प्लूरल के साथ लगती है आर तो आर लिखो। आर से बाद में देखो फिर वर्ब से बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही हो, तुम्हारे बारे में बातें हो रही है, और तुम माने तुम। अब सब्जेक्ट से बाद में नोट हो, तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा हुआ है, आप अभी से कहें नोट नहीं भी, इसमें देखो नोट तो है नहीं तो छोड़ दो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। और नोट के बाद सारा का सारा क्रम, और यहाँ भी जितने वर्ड बच रहे वे सारे के सारे हो गए ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम। पर यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट में देखेंगे परिपोजिशन है कि इसमें परिपोजिशन है, जब परिपोजिशन होगी तो चलेंगे इधर को, इधर को चलने का मतलब पहले ही लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये। यानी कि सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट में है परिपोजिशन, इतना ऑब्जेक्ट बच रहा हमारा, इसमें है ये परिपोजिशन तो इधर को चलेंगे, यानी कि पहले से लिखेंगे फिर से फिर से फिर से। मुखिया को बोलते हैं हेड, हेड माने मुखिया, ओफ माने काकी के, और इस गांव यानी कि दिस विलेज, दिस माने इस और विलेज माने गांव, और क्वेश्चन मार्क। देखो नेक्स्ट है, अब आके डबल इंटोगेटिव। डबल इंटोगेटिव सेंटेंस वही हो जिसके बाद में बीच में क्वेश्चन वर्ड लग रहे हो बीच में, न कि शुरू में। जब शुरू में लगेंगे तो तब तो सिंगल इंटोगेटिव था जो अभी खत्म हुआ वो, अब होता है यस नो क्वेश्चन, यानी कि जिसका जवाब हम यस नो में दे सके। पर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन नहीं होते, ये ये क्वेश्चन तो होते हैं पर ये यस नो नहीं होते, इनका जवाब हम स्पोकन में देना पड़ा है इनका जवाब हमें, यानी कि कोई फोर्सफुली हमसे स्पोकन में जवाब मांग रहा हो तो डबल इंटरोगेटिव के तरीके से पूछेंगे हम, यदि हमें किसी से कोई जवाब मांगना हो। जैसे हमें पढ़ने से पता लग रहा आप इतने दुखी क्यों हो, तो यहाँ पर तुम यस नो क्वेश्चन नहीं है तो यस नो में जवाब भी नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ रीजन बताना पड़ेगा, यानी कि वाई आर यू सो सैड, तो उसमें रीजन बताना पड़ेगा भाई मैं इसलिए दुखी हूँ, कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा, यानी कि यस नो बोल का यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हो इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा इस प्रकार का। सबसे पहले देखो ये डब्ल्यू एच फैमिली ही लगेंगे इसमें, डब्ल्यू एच का मतलब डब्ल्यू एच फैमिली फिर प्लस वर्ब, और वर्ब हमारे पास है तीन, एक तो इज, एक एम, एक आर, या वर्ब लिख लो या जमा लिख लो, बात एक ही है, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट।
और उसके बाद नोट हो तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट कंपलसरी नहीं है, हो तो लगाओ, ना हो तो ना लगाओ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो ये तो है अपने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या, कहाँ, कब, कैसे, जो अभी लिखवाए थे उधर, तो ये है क्वेश्चन वर्ड अपने। या डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच से शुरू हो, तो इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी बोल दिया जाना है। फिर ये इजमार हमें पता है वर्ब ही है, इनको वर्ब बोल लो या क्रिया बोल लो, बात एक ही है। सब्जेक्ट अपना करता है ही, के बारे में बातें हो रही हो। नोट माने नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्रम। अब रही सिंगुलर प्लूरल के लिए, तो हमें पता, देखो इज हमारे पास जो है जो सिंगुलर के लिए लगती है, और एम आई के लिए, और आर प्लूरल के लिए। ये तो प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए। और सिंगुलर का तुम्हें पता ही है, एक वस्तु व्यक्ति स्थान, और प्लूरल का तुम्हें पता ही है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब दो या टू प्लस कुछ। और ये आई के लिए एक वर्ड है अपना आई, उसके लिए लगता है एम, यानी कि है अपना प्रोनाउन आई, उसके लिए क्या लगेगा, एम। सेंटेंस को देखो पहचान होगी, हैं हूँ होता तो प्रेजेंट की पहचान होगी। और बीच में यदि देखो डबल एच फैमिली वर्ड लगे आ रहे, डबल एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, तो इससे होगी डबल इंटरोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट टेंस का डबल इंटरोगेटिव है। जब इतना पता लग जाए हमें सेंटेंस के नाम का, तो उसका जो स्ट्रक्चर है हमारे तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर हमें रट के ही चलने पड़ेंगे। अब देखो डबल एच फैमिली पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के आधार से, देखो डबल एच फैमिली पहले है तो हम भी यहाँ पे पहले लिखेंगे, वाई माने हो क्यों। फिर देखो ये जमा यानी कि वर्ब लिखेंगे, सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, पर हमें पता वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो आप, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, यू माने हो तुम या आप, और यू हमने अभी बताया था वैसे सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, पर अपने साथ जो वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा, इसीलिए इसे प्लूरल मान लिया जा। तो इसलिए आपके बारे में बातें हो रही, यू माने हो तुम या आप, तो इसलिए सब्जेक्ट देखो वहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल वाली लगेगी, यानी कि आर। तो लिखो वाई आर। आर से बाद में देखो सब्जेक्ट लेकर, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही है, आपके बारे में बातें हो रही है, यानी कि यू माने तुम या आप। यू से बाद में देखो फिर सब्जेक्ट के बाद अगर हाँ नोट हो तो नोट भी लिखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो सिलेक्टिव है, नोट तुम्हें वहाँ पे मिल भी सके नहीं भी, अगर है तो लिखो, नहीं है तो ना लिखो। फिर देखो अब बच गया इसमें, नोट तो है नहीं, उससे बाद में बच गया इतने दुखी, यानी कि नोट से बाद में जो कुछ बच गया वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जो भी दो वर्ड बच गए वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बच गए इतने दुखी, तो इतने दुखी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सो माने होगा इतना, और सैड माने दुखी, तो ये लिख दो सो सैड। और देखो सिंगल इंटरोगेटिव हो डबल इंटरोगेटिव, बाद में क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे, हिंदी हो या इंग्लिश। देखो हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, पायल फंक्शन में क्यों नहीं है। डबल एस फैमिली पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के आधार से, तो देखो वाई माने क्यों। फिर देखो वर्ब लगेगी, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और सब्जेक्ट देखो कौन होता है, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। पढ़ने पे देखो पता लग रहा पायल के बारे में बातें हो रही, तो पायल है एक, यानी कि सिंगल सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, इसलिए वर्ब लगा दो सिंगुलर वाली इज। देखो डबल एस फैमिली भी लिख लिया क्वेश्चन स्ट्रक्चर के आधार से, फिर वर्ब भी लिख लिया। फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे। देखो फिर सब्जेक्ट है यहाँ पे पायल, तो पायल लिखो। पायल से बाद में देखो फिर सब्जेक्ट से बाद में, यानी कि यहाँ पे है नोट, तो अपना सेंटेंस में देखो नोट भी है तो नोट भी लिखो।
नोट के बाद देखो फिर फंक्शन में प्रीपोजिशन आ रही तो इधर को चलो, यानी कि पहला में लिखो फिर फंक्शन, तो इन फंक्शन। क्वेश्चन मार्क लगाओ क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। गांव के लोग इतने भोले क्यों हैं, डबल एस फैमिली पहले लगेगा, देखो क्यों, और हमें पता वाई माने होता है क्यों, तो वाई माने क्यों। अब देखो सब डबल एस फैमिली के बाद में लिखना हमें यहाँ पे क्या, वर्ब, और वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे किसके बारे में बातें हो रही, देखो गांव के लोगों के बारे में बातें हो रही, तो गांव के लोग, गांव में एक लोग तो है नहीं, गांव के लोग यानी कि ज्यादा है, तो सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर लगेगी, स्ट्रक्चर के आधार से डबल एस फैमिली तो लिख लिया हमने, उसके बाद लगेगी वर्ब, और वर्ब लिखेंगे पिलर वाली ये आर। फिर सब्जेक्ट लिखो, गांव के लोग पूरे हो विलेजर, तो विलेजर लिखो। विलेजर से बाद में देखो, सब्जेक्ट से बाद में देखो नोट हो तो नोट लगाओ, अब यहाँ पे नोट नहीं है तो छोड़ दो, उससे बाद में नोट से बाद में देखो वहाँ पे जो बच रहा ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे भी तुम्हारे जो सेंटेंस में वर्ड बच रहे 1 2 3 4 जो भी होंगे वे सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितने वर्ड बचे हुए हैं यहाँ पे, तुम्हारे पास बचे हुए हैं वर्ड यहाँ पे दो, इतने भोले, तो देखो यही क्या होगा, इतने भोले ही ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास बचे ही ये दो वर्ड है यहाँ पे, तो लिखो इतने भोले। अब देखो इसमें परिपोजिशन तो है नहीं यहाँ पे, इधर को चले बस, परिपोजिशन नहीं है तो इधर को चलो, पहले ऐसे लिख लो फिर इतने, तो माने हो इतना, इतने सिंपल माने साधारण है बोले, क्वेश्चन मार्क लगाओ हिंदी हो या इंग्लिश। मैं इतना ईमानदार क्यों हूँ, डबल एस फैमिली पहले लिखेंगे, वाई माने क्यों, फिर देखो वर्ब लगानी तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर। हमें पता है देखो मेरे बारे में बातें हो रही, तो जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट होगा, पर अब देखो यहाँ पे आई माने हो मैं, भाई मेरे बारे में बातें हो रही और आई माने होता है मैं, एक इन माने भी मैं हूँ, वो एक मात्रा वाला मैं हूँ यो हो परिपोजिशन, और जो दो मात्रा वाला हो प्रोनाउन, यानी कि आई माने मैं। अब देखो जब आई, यानी कि जब सब्जेक्ट क्या हो, आई होगा तो उसके साथ लगेगा एम, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगती है इज, पिलर के साथ वर्ब आर, और आई के साथ लगती है वर्ब एम, तो इसका मतलब सब्जेक्ट यदि यहाँ पे आई है तो वर्ब लगेगी पहले, यहाँ पे लगेगी अब एम, ये वर्ब। अब देखो वर्ब से बाद में फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है आई क्योंकि मेरे बारे में बातें हो रही, तो मैं ही वहाँ पे सब्जेक्ट होऊंगा यो आई, तो लिखो आई। सब्जेक्ट से बाद में वहाँ पे नोट हो तो लगाओ, ना हो तो छोड़ो, स्किप करके आगे बढ़ो, नोट नहीं है तो छोड़ो। अब इसमें बच गया देखो क्या, इतना ईमानदार, और इसमें परिपोजिशन नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन नहीं है तो किधर को चलोगे, इधर को, यानी कि पहले इसे लिखेंगे फिर इसे, तो माने इतना ऑनेस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो देखिए ये अभी हम थोड़ा सा यूज टू कर रहे हैं बच्चों को, ताकि जिससे कि सब्जेक्ट वर्ब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग जाए, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पता लगे, हाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही हो, यानी कि कुछ थोड़ा थोड़ा पता लगे ऐसे। देखो नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये तो हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, ऑब्जेक्ट पे जाके सेंटेंस क्या हो जा, समाप्त हो जाता है। उसके बाद तो देखो प्रीपोजिशन या कंजक्शन की सहायता से सेंटेंस को लेंदी किया जा सके, तो देखो ट्रांसलेशन या तो प्रीपोजिशन या फिर कंजक्शन की सहायता से, क्लोज लगाओ यानी कि कंजक्शन, इनकी सहायता से देखो नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद ही फुल स्टॉप लग जा, कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी प्रीपोजिशन जोड़कर सेंटेंस को लेंदी कर दिया जाए, कंजक्शन जोड़ के सेंटेंस को लेंदी कर दिया जाए।
तो वो आगे पढ़े हैं, थोड़ा है अभी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि इसमें पढ़ने से, ट्रांसलेशन पढ़ने से थोड़ा यूज टू सा हो जाए बच्चा, और उसे समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, हाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना सेंटेंस। फिर उसके बाद अपना वही चलेगा कंपटीशन वाला। कुछ महान आत्मा है भाई, वे कह रहे उनको ठीक पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, जैसे भी पढ़ा रहे, वो तो देखो सोचने वाले पे डिपेंड करेगा, जैसा पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। अब धन्यवाद, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।